ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 9। हमारा आज का विषय हिंदी। आज हम गद्य खंड के दूसरे पाठ राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा हुआ ल्हासा की ओर पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के परिचय को जानेंगे। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ यानी यूपी में हुआ है। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विविधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये सब उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न भाषाओं पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। विद्यार्थी मित्रों, चलिए अब हम पाठ की ओर चलते हैं, ल्हासा की ओर। तो पाठ पढ़ने से पहले पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो ये जो राहुल सांकृत्यायन लेखक के द्वारा इन्होंने जो पाठ लिखा है, इसमें उन्होंने बताया है कि तिब्बत की यात्रा जब उन्होंने पहली बार किया था तो उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा जो है वो भिखमंगे के भेष में किया था। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का भी वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। उस समय तिब्बत में जिस प्रकार के अंधविश्वास फैले हुए थे और वहाँ की सामाजिक कुरीतियाँ जो भी थी या अच्छाइयाँ थी, उसके बारे में इस पाठ में उन्होंने बताया है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ, जिसका परित्याग कर दिया गया हो, इस प्रकार का एक किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत ही तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख करके आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं।
चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। यानी लेखक का यहाँ पे कहना है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत कुछ अच्छी बातें और कुछ तकलीफ़ें भी थी। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा और कुप्रथाएं नहीं हैं। लोग अपने घरों को खुला रखते थे। यहाँ की बहुएं तथा उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती थी। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वो अपना चाय खुद भी वो उनके घर में जा कर के बना ले सकते थे। इस प्रकार वहाँ पे कोई भी पर्दा प्रथा नहीं थी। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चले गए तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी यात्रा का रास्ते का जो भी कर होता है वह मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर कुछ बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छंग एक प्रकार का शराब टाइप का, ताड़ी टाइप का नशीला पदार्थ होता है वो। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब वो चाय पी कर के लेखक चलने लगे तो उससे राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को उन्होंने अपनी 2 चीटें दे दी। थोंगला के आखिरी गांव में सुमति की जान पहचान के लोग उनसे मिले। इस कारण लेखक को गांव में ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के रूप में वहाँ पर आए घोड़े पर सवार होकर के, तब उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली थी और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी थी। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता था। डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसे हैं कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक फिराते थे। यानी वहाँ पर कानून कुछ भी काम नहीं कर सकता था और न ही कोई गवाह होने के कारण वहाँ पर जो है पिस्तौल और बंदूक जो है वो लाठी की तरह लोग प्रयोग करते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकालकर कुची कुची, यानी हिंदी में उसको दया दया जैसे कहते हैं, 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। यानी कि अब लेखक को सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था, जो कि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर था। इसके आसपास कोई गांव नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों का कोने के कारण दूर तक के आदमी दिखाई नहीं पड़ते थे। यहाँ किसी की हत्या भी हो जाए तो पुलिस का खुफिया विभाग कुछ नहीं कर सकता था। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी नहीं मिलता था, इसलिए यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित स्थान था। हथियार का कानून न होने के कारण लोग वहाँ पर हथियार लेकर के घूमते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें अपने जान का खतरा होता था कि कोई जा कर के उनके बारे में न कह दे, इसलिए वो व्यक्ति को मार डालते थे। लेखक और उनके साथी जो भिखमंगे के वेश में थे उनका जान का खतरा तो नहीं था, क्योंकि वो जो व्यक्ति को देखते ही भीख मांगने लगते थे।
इस तरह वो अपना वहाँ से निकलने के लिए भिखारी का वेश बना करके और ऊंची पहाड़ी पर सामान लाद करके पीठ पर चलने लगे। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण यानी दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न ही किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनकिनो वस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर से में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि जब वह 17-18 हज़ार फीट ऊंचे पर वहाँ पर पहुँचे डांडे पर, तो वहाँ का वातावरण बहुत ही मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे, बर्फ़ कुछ पर बर्फ़ थी और कुछ पर बर्फ़ नहीं थी और ना ही हरियाली था। वहाँ पर भगवान एक देवता का स्थान था जिसे कपड़े तथा झंडियों से सजाया गया था। फिर लेखक को उतराई की ओर चलना था तो 2-3 और साथी उनके साथ में थे, लेकिन लेखक बाद में बिछड़ गए क्योंकि उनका घोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। फिर वह वापस रास्ते में लौट कर आए। वह 4 बजे के करीब लंगकोर पहुँचे, जहाँ उनका सुमति जो थे उनके साथी, वो उनका प्रतीक्षा कर रहे थे। वह बहुत गुस्से में थे और सारी बात जान करके फिर शांत हो गए। और फिर उन लोगों को वहाँ पर रहने के लिए लंगकोर में एक अच्छी जगह पर रुके और वहाँ पर खाने को सत्तू और चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुप्पा मिला। थुप्पा यानी एक प्रकार के विशेष खाद्य पदार्थ होता है, वो वहाँ पे उन लोग खाए। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है। टापू जो है वह पानी में ज़मीन का उभरा हुआ भाग जो होता है उसे टापू कहते हैं ना, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। यानी कपड़े की चीरी यानी फाड़ा हुआ गंडा, वो था कि मंत्र से फूंक करके बनाया गया गांठ युक्त एक कपड़ा होता है जो कि गांडा उसको कहते हैं, वो था। तो कपड़े की चीरी हुई वो गांडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गांडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया यानी भार उठाने वाला
भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट यानी मस्तक धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना लेकर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों या विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी ज़मीन में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार यानी कि बिना मजदूरी के मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन का अनुवाद वहाँ पे होता है कि हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक ने यहाँ पर बताया कि वो और उनके साथी तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो कि चारों ओर पहाड़ था। यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था, जहाँ के इसी मैदान में तिंगरी समाधि गिरी है, जहाँ पर सुमति के यजमान थे। वो यजमान के पास जाना चाहते थे और बोध गया से लाए हुए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे उन लोग। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भारवाहक न मिलने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ता था और धूप भी बहुत ज़्यादा था। 2 बजे के सूरज की ओर मुँह करके चलने में उनको ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर उन लोग वहाँ से तिब्बत की ज़मीन पर आए, जो कि कई जागीरदारों में बटी हुई थी, जिसका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास रहता था। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराते थे। और खेती की देखरेख के लिए भिक्षुक भेजा जाता था वहाँ पर, जो कि भिक्षुक जो राजा से कम नहीं माना जाता था। तो वहाँ पे हाथों की लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी और मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यानी कि यहाँ पर जो लेखक थे वो वहाँ पे आसन लगा के बैठ गए और वो पोथियों को पढ़ने लगे। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर का था। सुमति अपने यजमानों से मिलने के लिए उनसे लेखक से अनुमति लेकर के चले गए और तिंगरी गांव वहाँ से दूर नहीं था, इसलिए वो जल्दी ही वापस आ गए। और फिर लेखक अपना सामान उठाए और भिक्षु जो नमसे थे उनसे विदा लेकर के फिर वापस अपने घर की ओर चल पड़े। यहाँ पर हमारा आज का यह पाठ लाशा की ओर समाप्त होता है।